हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ था इंडेक्स नंबर पार्ट 2, जिसमें अभी तक मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको टॉपिक्स कवर करवा दिए थे। चेन बेस इंडेक्स हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स बेस इंडेक्स जो था आपका वो भी मैंने आपको कवर करवा दिया, और इन दोनों के मेरिट और डीमेरिट्स क्या क्या है वो कवर किए थे हमने। और बेस कन्वर्जन जो हमारा टॉपिक था वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप सभी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो से पहले जाके उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको इस चैप्टर का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो होंगे हमारे बेस शिफ्टिंग, सप्लीसिंग और डिफॉल्टिंग। तो ये तीनों टॉपिक्स जो है हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते समय, उनको बनाते समय हमें जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो उन्हीं में से यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपको दी गई हैं, जो स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं। तो वो यहाँ पे है बेस शिफ्टिंग, सप्लीसिंग और डिफॉल्टिंग। तो तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा बेस शिफ्टिंग क्या होता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आधार परिवर्तन। तो अब ये क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे कई बार क्या ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी भी पुरानी जो ईयर है, कोई भी पुराना आधार वर्ष है, बेस ईयर है, उसकी जगह पे हमें कोई भी नया जो वर्ष है ना, कोई भी नया ईयर है, उसको हमें आधार मानकर यहाँ पे जो है अपने इंडेक्सेस को यहाँ पे चेंज करना होता है। ठीक है, तो कहने का इसमें मतलब क्या है कि जब भी हमें यहाँ पे किसी भी ओल्ड जो हमारा बेस ईयर है, कोई भी ओल्ड यहाँ पे बेस ईयर है, तो कई बार ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम जो हमारा ओल्ड बेस ईयर है उसकी जगह पे हम जो है यहाँ पे एक न्यू ईयर को बेस माने, एक न्यू ईयर को यहाँ पे हम क्या माने, बेस ईयर माने। ठीक है, और इसको बेस ईयर मानकर हम जो भी हमारे इंडेक्सेस हैं उनको हम यहाँ पे चेंज करें। तो जब भी हमें ऐसी किसी इस टाइप की हमें अगर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, अगर हमें ऐसा करना हो इस सिचुएशन में, तो जब भी हम ऐसा करते हैं इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेस शिफ्टिंग इसको हम बोलते हैं। मतलब कि हमने क्या किया, ओल्ड जो हमारा बेस ईयर है उसकी जगह पे हमने न्यू जो ईयर है उसको बेस मानकर हमने यहाँ पे इंडेक्सेस को चेंज किया है। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है बेस शिफ्टिंग, आधार वर्ष परिवर्तन। मतलब कि हमने यहाँ पे बेस ईयर को चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो आपका आधार परिवर्तन है, जो बेस शिफ्टिंग है, उसकी ज़रूरत हमें जो है यहाँ पे क्यों पड़ती है, क्या क्या उसके रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे रीज़न क्या बताया गया है इन्होंने कि जब भी हमारा जो बेस ईयर है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो, मतलब कि जब हमारा जो भी हमने बेस ईयर सिलेक्ट किया हुआ है वो जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया हो, कई सालों पहले का हो, तब जो है हमें उसको शिफ्ट करने की, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब कुछ ऐसे इंडेक्सेस की कंपैरिजन करनी हो हमें जिनके बेस ईयर जो है वो अलग अलग हों, तो ऐसी कंडीशन जब होगी, ऐसी सिचुएशन होगी, तो इनमें जो इंडेक्सेस होंगे उनको अगर हमें कंपैरिजन करनी है, अगर हमें उनकी कंपैरिजन करने के, अगर हमें उनको योग्य बनाना है, तो हम उनको तब तक नहीं बना सकते जब तक कि हम इंडेक्सेस का जो बेस ईयर है वो जो है यहाँ पे एक जैसा ना कर दें। तो कहने का सिंपल मतलब इसमें यही है कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसे इंडेक्सेस होते हैं जिनकी हमें यहाँ पे, जिनके जो बेस ईयर है वो अलग अलग हों, तब हमें जो है यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है बेस ईयर को यहाँ पे। तो ऐसी जो कंडीशन होगी उसमें क्या होगा कि इंडेक्सेस को तब तक हम तुलना योग्य नहीं बना सकते जब तक कि हम यहाँ पे इंडेक्सेस का जो बेस ईयर है उसको चेंज ना कर दें, उसको हम एक जैसा ना कर दें। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि जो बेस ईयर है उसको यहाँ पे परिवर्तन करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, नए आधार वर्ष के सूचकांक को 100 मानकर बाकी सभी वर्षों के सूचकांक
जो इंडेक्सेस होते हैं इसी आधार पर चेंज कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको फॉर्मूला दिया गया है, 2 रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं कि कब कब हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि बेस शिफ्टिंग का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। तो इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस इज इक्वल टू किसके होता है, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस, उसको डिवाइड किससे करेंगे, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पे 100 से। तो ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पे ईयर दिए गए हैं 1980 से लेके यहाँ पे 1984 तक दिए गए हैं, और यहाँ पे आगे के बेस ईयर दिए गए हैं आपको। तो उसके बाद यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स आपको दिए गए हैं। तो 1980 जो है वो इज इक्वल टू 100 के हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100, और उसके बाद यहाँ पे 1981 में कितना था इंडेक्स नंबर, 120, 200, 240, 300, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 390, ये ऐसे चलते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि दी फॉलोइंग आर इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइजेस बेस्ड ऑन 1980, ठीक है, शिफ्ट द बेस टू 1984। हमें क्या करना है, जो 1980 बेस ईयर के हिसाब से यहाँ पे डाटा दिया गया है, हमें 1980 के डाटा को यहाँ पे 1984 में यहाँ पे शिफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको ईयर लिख लेने हैं, ठीक है, जो जो ईयर यहाँ पे दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे ओल्ड इंडेक्स नंबर वो कितने दिए गए हैं, वो ये दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही आपको इतना दिया गया है, आपको क्या करना है, न्यू इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो न्यू इंडेक्स नंबर का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया था, इसमें क्या था, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइड करेंगे न्यू बेस ईयर से और मल्टीप्लाई 100 से। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे 100 लेंगे हम, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 300 यहाँ पे हमें लेना होगा। 300 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1984 के हमें इसको शिफ्ट करना है, 1980 को, 1980 को हमें 84 के डाटा में कन्वर्ट करना है। तो 1984 में डाटा यहाँ पे इंडेक्स नंबर कितना था, ओल्ड इंडेक्स नंबर यहाँ पे था 300, तो हमें यहाँ पे 300 ही लेना है सब में, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ये वाला जो ओल्ड इंडेक्स नंबर है, और उसके बाद न्यू कितना है यहाँ पे 300, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा 33.33 यहाँ पे न्यू इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे 1981 का भी ले लेना है। 1981 में ओल्ड इंडेक्स नंबर था हमारा 120, तो 120 और डिवाइड किससे करेंगे उसको, जो न्यू इंडेक्स है, न्यू इंडेक्स हम किसको मानेंगे, 300 को ही मानेंगे, क्योंकि हमने इसी को बेस ईयर लिया है यहाँ पे। तो 300 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो 40.00 यहाँ पे हमारा न्यू इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो सेम हमें ऐसे ही सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है, और हमारा यहाँ पे न्यू इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और हमने यहाँ पे 1980 को यहाँ पे 1984 में चेंज कर दिया है, ठीक है, शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद ये तो आपका हो गया बेस शिफ्टिंग का। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है इसमें, स्प्लिसिंग, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, शिरोबंधन या फिर संयोजन। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसका शिरोबंधन से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन संयोजन से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, किसी निश्चित आधार पर निकाले गए सूचकांक का उपयोग जो है वो हमें बंद करना पड़ता है। मतलब कि कोई भी हमने यहाँ पे बेस मानकर किसी को भी यहाँ पे जो भी हमने कैलकुलेशन की है, इंडेक्सेस को कैलकुलेट किया है, तो उसका यहाँ पे यूज जो है बंद हो जाता है कई बार, ठीक है। और बंद होने वाला जो ईयर होता है उसको आधार मानकर नए जो इंडेक्सेस हैं वो हमें बनाने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 2 टाइप के इंडेक्सेस होंगे हमारे पास, और दोनों को हमें यहाँ पे जो है एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि 2 इंडेक्सेस, जो 2 बेस ईयर हैं, 2 श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना होगा, एक में मर्ज करना पड़ेगा, एक में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है, शिरोबंधन या फिर संयोजन हम उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक श्रेणी है, ठीक है, एक सीरियल है जिसमें आपको यहाँ पे
एक सीरीज़ है जिसमें आपको यहाँ पे 1981 से लेके 1985 तक जो है यहाँ पे हमें दी गई है, जिसका जो बेस ईयर है वो क्या है 1981 है। तो 1985 में क्या हुआ, 1985 में इसके जो इंडेक्स थे उनको बंद कर दिया, ठीक है ना। जो 1981 के थे 1985 में उनको बंद कर दिया। और फिर क्या किया कि जो 1985 के इंडेक्सेस थे उनको आधार मानते हुए हमें जो है एक नई इंडेक्स जो सीरीज है, एक नई सूचकांक श्रृंखला है वो हमें दी गई है 1985 से 1990 तक की। मतलब कि प्रीवियस जो थी 1981 उसको जो है यहाँ पे बंद कर दिया है, तो हमें न्यू दी गई है आगे 1985 से 1990 तक की। तो अगर हमें यहाँ पे एक निरंतर समय वाली सूचकांक श्रृंखला की आवश्यकता होगी तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें स्प्लिसिंग शिरोबंधन का यूज करना होगा, ठीक है। तो कहने का इसमें यहाँ पे सिंपल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो शिरोबंधन है, जो स्प्लिसिंग है, वो क्या है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक नई सूचकांक श्रृंखला को पुरानी सूचकांक श्रृंखला से यहाँ पे संबंधित कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, या फिर पुरानी सूचकांक जो ओल्ड यहाँ पे सूचकांक श्रृंखला है उसको नई सूचकांक श्रृंखला से यहाँ पे संबंधित कर दिया जाता है। तो स्प्लिसिंग इज अ प्रोसेस बाय which new series of indices is tied with old index series or series of indices is tied with न्यू इंडेक्स सीरीज, ठीक है। मतलब कि नई को पुरानी में और पुरानी को नई में। तो अब इसके लिए आपको यहाँ पे आगे फॉर्मूले दिए गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे स्प्लिट करना हो न्यू इंडेक्स सीरीज को ओल्ड इंडेक्स सीरीज में, तब आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, न्यू इंडेक्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइड करेंगे 100 से। और वहीं पे अगर आपको पुरानी को यहाँ पे नई में चेंज करना हो तब आपको फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, ओल्ड इंडेक्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करेंगे इसके ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल को जब आप सॉल्व करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ईयर आपको यहाँ पे सिंपल दिए गए हैं और इंडेक्स जो आपका ओल्ड इंडेक्स है वो भी आपको दिया गया है 1981 का। यहाँ पे कितना है, सबसे पहले आपको ये सीरीज दी गई है। तो 1985 में क्या किया गया, 1981 वाले हैं जो इनको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और हमें जो है यहाँ पे नई सीरीज दे दी 1985 से लेके यहाँ पे 1990 तक की, और यहाँ पे अलग हमें ये दे दिए। तो हमें क्या करना होगा, 1981 वाले हैं जो, ये तो हमने सेम एज इट इज ऐसे ही लिख लिए। अब हमें यहाँ पे 1985 से 1990 तक के यहाँ पे नए में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम इनको। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे 1981 में 100 था यहाँ पे, ठीक है, और इंडेक्स नंबर, और उसके बाद 150 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 150 और डिवाइड किससे करेंगे यहाँ पे 100 से। तो 150 हमारा आ जाएगा यहाँ पे न्यू वैल्यू। 1986 में भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 115 जो है हमें दिया गया है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 150 डिवाइड करेंगे 100 से। 150 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस ईयर किसको माना है 1985 को, मतलब कि 1981 को हमने यहाँ पे 1985 में स्प्लिस कर दिया है, संयोजन मतलब कि मर्ज कर दिया है, जोड़ दिया है। तो ये ऐसे आपको सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, डिफॉल्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स, सूचकांकों की अपस्फीति। अब ये क्या होता है, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है, कुछ आपको याद आ रहा होगा इससे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं और जो जीवन निर्वाह व्यय है उसमें जो है हम चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें जो भी इनकम होती है और जो भी वेजेस होते हैं उनके जो इंडेक्सेस होते हैं उनमें भी हमें चेंज करना पड़ता है, ताकि जो भी यहाँ पे सिचुएशन होगी, पोजीशन होगी, उसकी सही जानकारी हमें मिल सके। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी हमें यहाँ पे मनी वेजेस से रियल वेजेस या फिर मनी इनकम से रियल इनकम जो है वो प्राप्त करनी हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्सेस में यहाँ पे संशोधन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है यहाँ पे, डिफॉल्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स, सूचकांकों की अपस्फीति इसको कहते हैं। अदर वर्ड्स में क्या है कि कीमतों में परिवर्तन आने से, प्राइजेज में चेंजेस आने से
जो यहाँ पे मौद्रिक मजदूरी है और जो मौद्रिक आय है, उनमें जब भी हम संशोधन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यहाँ पे अपस्फीति बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूले जो है वो दिए गए हैं। रियल वेजेस इज इक्वल टू किसके होता है, मनी वेजेस, डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। रियल इनकम का क्या फॉर्मूला है, रियल इनकम इज इक्वल टू मनी इनकम, डिवाइड किससे करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो ये आपको फॉर्मूले दिए गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आगे क्या बोला गया है आपको कि अगर वास्तविक जो मजदूरी है या वास्तविक इनकम है, जो आय है, वो अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, रियल वैल्यू अगर हमें, ठीक है, रियल वेजेस और रियल इनकम जब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले को चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्रथम वर्ष है, जो फर्स्ट ईयर है, उसको आधार मानकर इंडेक्सेस को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रियल वेजेस और रियल इनकम कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे रियल वेजेस इंडेक्स नंबर और रियल इनकम इंडेक्स नंबर वो कैलकुलेट करने हैं। तो रियल वेजेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू किसके होते हैं, रियल वेजेस ऑफ द करंट ईयर, और डिवाइड किससे करेंगे उसको, रियल वेजेस ऑफ द बेस ईयर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे 100 से। और इसी तरह यहाँ पे रियल इनकम इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है, रियल इनकम ऑफ द करंट ईयर, डिवाइड किससे करेंगे, रियल इनकम ऑफ द बेस ईयर, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से। तो सेम यहाँ पे आपको फॉर्मूले दिए गए हैं, और उसी तरह यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है इसको कैलकुलेट करने का। तो मैं आपको सिर्फ थ्योरी करवाती हूँ, तो थ्योरी के बेस से ही मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया। तो अगर आप चाहो तो आप इस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल एग्जाम्पल जो है आपको दिया गया है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको जो फॉर्मूला मैंने भी बताया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रियल वेजेस जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है, और प्राइसेस आपको ये दिए ही हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके बाद रियल वेज इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको, उस फॉर्मूले से यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब ये क्या होता है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुद्रा की क्रय शक्ति। तो मुद्रा विस्फीति की धारणा का जो प्रयोग है वो जो मुद्रा की क्रय शक्ति तथा वास्तविक मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो जब यहाँ पे सामान्य जो कीमत स्तर है, नॉर्मल जो प्राइस लेवल है वो बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे जो मुद्रा का की वैल्यू है जो, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे गिर रहा होता है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है आपको एग्जांपल कि अगर यहाँ पे 1990 के आधार पे 1992 का मूल्य सूचकांक यहाँ पे 120 है, तो 1992 में मुद्रा का वास्तविक मूल्य जो है यहाँ पे 1990 की तुलना में कितना होगा, 1, और यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, 120 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, किसके इक्वल होगा, 0.83 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1992 में 1990 की तुलना में जो रुपए है उसका मूल्य कितना है, 83 पैसे है। यहाँ पे दिया गया आपको फॉर्मूला, मुद्रा की क्रय शक्ति इज इक्वल किसके होती है, 1 डिवाइड करेंगे किससे, उसको जीवन निर्वाह सूचकांक से। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हो गया, और ये इसका यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे जो हमारे डिफॉल्टिंग हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सप्लीसिंग, ये टॉपिक्स जो है मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं अच्छे से। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और अब इन तीनों टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर का हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट जो वीडियो होगी इसके बाद उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।